ओनली 6 टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आर्कोलॉजिकल या लिटरेरी सोर्सेस, जिससे हमें एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री कंसिडर कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, लिथिकल्चर। लिथिकल्चर एज इट स्टोन एज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बहुत डिफरेंट है, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक और थोड़ा बहुत मेगालिथिक्स के बारे में। नंबर 3, हड़प्पन सिविलाइजेशन और उसके बेसिक फीचर्स। Number 4, Vedic civilization, political, economy, religion, geographical extent, etc. Number 5, Mahajanpadas के rise. And number 6 and last, main teaching of Buddhism and Jainism. ये मेन 6 टॉपिक्स है जिसपे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। स्लाइड्स में आपका पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केडोट एजुकेशन हब। और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 300 BCE बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर। सारे PYQ प्लस उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, हम आज उन सबको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। अब हमें कहाँ से एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता चला है उसके बारे में पढ़ेंगे। दो बेसिक सोर्स है, लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में सारी बुक्स, सारे ट्रेवलिंग अकाउंट, सारी टेक्स्ट, चाहे वो सेक्युलर हो चाहे वो किसी रिलीजन से बेस्ड हो, वो सब आते हैं। जैसे सबसे रिलीजियस टेक्स्ट, जिसमें आगे सारे ब्राह्मणिक टेक्स्ट, श्रुति स्मृति एज इन वेद, एपिक, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सारी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जितने भी तृप्तिकाज है, जातकाज हैं और जितनी भी बुक्स लिखी गई है बुद्धिज्म से रिलेटेड। जैन टेक्स्ट, जितनी भी जैनिज्म से रिलेटेड बुक्स वगैरह है जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है, वो सारे रिलीजियस टेक्स्ट। नेक्स्ट आता है सेक्युलर टेक्स्ट, मतलब जिसका रिलीजन से कुछ लेने देना, जैसे बायोग्राफी है बहुत सारे रूलर्स वगैरह की, उनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं जो दरबारी हुआ करते थे उस समय में राजा के, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। तीसरा अकाउंट हमें मिलता है फॉरेन अकाउंट, जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स उस समय इंडिया में आए थे, उन सब ने जो जो बुक्स लिखी, अपने अकाउंट्स बताए और अलग अलग रीजन के बारे में, रूलर्स के बारे में बताया, उनसे हमें पता चलता है कि एंशियंट हिस्ट्री क्या हुआ करता था, उस समय में क्या होता था। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो इससे हमें उस समय की रिलीजियन, सोसाइटी और पॉलिटी के बारे में पता चलता है। उस समय की बिलीफ, वैल्यूज, रिलीजन, वो क्या मानते थे, उन सब के बारे में पता चलता है। ये आर्कोलॉजिकल एविडेंस को सपोर्ट करता है कि जो भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमें मिले हैं वो कौन से टाइम पीरियड के हैं, किस टाइम किस राजा ने स्टैब्लिश किए हैं, उन सब को ही सप्लीमेंट करता है। इसके अलावा ये ना सिर्फ आर्किटेक्ट मिलता है, इसमें रूलर्स, डायनेस्टीज और इवेंट्स के बारे में हमें पता चलता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि बेसिकली ज़्यादातर रिलीजन पे फोकस किया गया है। ज़्यादातर बुक्स जो हमें मिली वो रिलीजन रिलेटेड है, तो उसमें ज़्यादा पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा नहीं पता चलता है। माइथोलॉजिकल बेस्ड है। क्रोनोलॉजी मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं लिखी गई है कि ये 2000 साल पुरानी है या 5000 साल पुरानी, इससे हमें नहीं पता चलता है कि कब लिखी गई है। आर्कियोलॉजिकल ऑन द अदर हैंड, इसमें आते हैं सारे इंस्क्रिप्शन, जो भी बिल्डिंग्स पे, पिलर्स पे लिखा हुआ है कि किसने लैंड ग्रांट दिया, कौन से चीफ ने एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, किसने, कौन से राजा ने कौन सी वॉर लड़ी, ये सब हमें इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। न्यूमिस्मेटिक में आते हैं सारे कॉइन्स वगैरह, जिसपे अलग अलग सिंबल्स हैं, गॉड्स के, किंग्स के। इनिशियली कॉइन्स में भी वेराइटी है, कुछ ब्रॉन्ज कॉइन्स है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इससे हमें उस समय की इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। पेंटिंग्स जैसे कि रॉक पेंटिंग, मुराल पेंटिंग, मिनीचर पेंटिंग, अलग अलग टाइप की पेंटिंग जो हमें उस समय से मिली है, इससे हमें पता चलता है कि उस समय क्या क्या रहा करता होगा, सोसाइटी कैसी थी, उस सब के बारे में हम पेंटिंग से पता चलता है। नेक्स्ट आता है मॉन्यूमेंट्स, जितने भी पिलर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जो हमें मिली है, उससे हमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता चला है एंशियंट हिस्ट्री के। इसके अलावा कुछ और बेसिक आर्टिफैक्ट्स हैं, पॉटरी सिस्टम्स वगैरह है, सील्स मिली है जिससे ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बहुत पता चला है। तो ये बेसिक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिससे हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्टली ये ऑथेंटिक है, ये अनबाइज्ड है, किसी का पर्सनल ओपिनियन शेयर नहीं कर रहे, ये उस समय के रूलर्स ने बनाई है, तो हमें टाइम पीरियड का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। क्रोनोलॉजी बनानी आसान रहती है, जो कि हमारे लिटरेरी सोर्सेज का लिमिटेशन है वो इसमें नहीं है। इसके अलावा ये प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिवाइड करने में हेल्प मिलता है, हालांकि इसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, जैसे बहुत सारे टाइम पीरियड्स का कुछ जैसे प्री स्टोन एज है, उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है हमारे पास। उस समय बस जो केस वगैरह जो हमें मिली है उसी से हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसा कोई टाइम पीरियड रहा भी होगा जब लोग यहाँ पे रहते होंगे। तो ऐसे केस में आर्कोलॉजिकल सोर्सेज बहुत बेटर है। इससे हमें उस टाइम पीरियड की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और डेली लाइफ के बारे में पता चलता है। इससे हमें
हम करेक्ट कर सकते हैं या हम कनेक्ट कर सकते हैं सारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को उनके लिटरेरी सोर्सेज के साथ। इसके अलावा ये हिस्टोरिकल पीरियड को डेट करने में अरेंज करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, या फिर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यूजुअली दोनों इंडिविजुअली अलग अलग बार पूछा गया है, तो आप ऐसे अगर ऐसे डिफरेंस फॉर्म में भी याद रखेंगे तो आप दोनों का ही आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर ऑन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है एंशिएंट हिस्ट्री पे। अब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें तो ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं इज लाइक कौन से रीजन्स में आते हैं। मान लो प्लेन एरिया है, प्लेट्यूज है, सीज है, रिवर्स कौन कौन सी है उस एरिया में, हिमालयस हो गए, ये सारे मेजर ज्योग्राफिकल फीचर है जो अफेक्ट करते हैं वहाँ के आसपास की इकोनॉमिक को, पॉलिटी को, सोसाइटी को, वो सब। इनका इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ा है ओवरऑल तो देखें तो सब पे ही पड़ा है, इकोनॉमिक लाइफ पे, सेटलमेंट पैटर्न में, पॉलिटिकल यूनिटी कैसी होगी एंशिएंट इंडिया में, उन सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए तो फॉर एग्जांपल एक तो जैसे हिमालयस है वो नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है प्रोटेक्ट करने में। रिवर वैलीज है, सबसे ज़्यादा जो सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी वो रिवर वैलीज के आसपास वाले एरियाज में ही हुई थी, उससे एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट हुआ, सेटलमेंट प्रमोट हुआ, कल्चरल यूनिटी लेके आता है ये अलग अलग डाइवर्सिटी के बावजूद भी। इससे बहुत सारे ट्रेड रूट्स इस्टेब्लिश हुए, सीज पासिस, पोर्ट डेवलपमेंट वगैरह बहुत हुए। मॉनसूनल क्लाइमेट, इसकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। तो ये सब कुछ रीजंस है या कुछ इम्पैक्ट हैं जिसका ज्योग्राफिकल फैक्टर का हमारी हिस्ट्री पे पड़ता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन यही है कि ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात कर लेते हैं वो है टाइम लाइन। अब क्योंकि हम पूरी हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, अब तक तो बेसिक था कि सोर्सेज क्या है और बेसिक फैक्टर्स। टाइमलाइन की एंशियंट हिस्ट्री की टाइमलाइन अगर हम देखें तो कहा जाता है सबसे पहला स्टार्ट हुआ था स्टोन एज, जिसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट में, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक और मेगालिथिक भी थोड़ा सा पार्ट कहा जा सकता है। ये बेसिकली साउथ इंडिया का पार्ट है। बट हाँ, ये पांचों टाइम पीरियड था जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था। पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज सबसे पहली बार जब लोगों ने हंटर्स और गैदरर्स थे। फिर मिडल स्टोन एज आया, थोड़ी और डेवलपमेंट हुई, फायर वायर और एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट हुआ। नियोलिथिक के एंड तक सेटलमेंट होना स्टार्ट हुआ। चैल्कोलिथिक कॉपर ब्रॉन्ज एज जिसको हम बोलते हैं, जिसके बाद नए नए टूल्स आए, इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, पूरा सेटलमेंट हुआ, वो चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड में। नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इसको भी हम अगर डिवाइड करना चाहें तो हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्री, अर्ली, मैच्योर और डिक्लाइन फेजेस में। इसमें है कि जब प्री का मतलब है जब सेटलमेंट होना स्टार्ट ही हुई उस टाइम पीरियड में। मैच्योर का मतलब है एक ऐसे स्टेज पहुंच गया था कि जब सब कुछ डेवलप हो रखा था, पूरा टाउन सेटअप हो रखा था, ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर प्रॉपर सोसाइटी डेवलप हो रखी थी वो। डिक्लाइन का मतलब है जब धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होना स्टार्ट हुआ, वहाँ के लोगों ने या तो मूव कर गए या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, वो सारा टाइम पीरियड। इसके नेक्स्ट आता है वैदिक सिविलाइजेशन 1500 से 600 बीसी के टाइम पे। इसको भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली ऋग्वैदिक या लेटर ऋग्वैदिक। अर्ली ऋग्वैदिक में आ गया जो हमारा जब ये पुराण, वेद और उपनिषद और ये सब बनाए गए थे वो वाला टाइम पीरियड। और लेटर वैदिक बेसिकली जब सेटलमेंट वगैरह और डेवलप हो रही थी और इस आर्यंस वगैरह इंडिया में आ गए थे, वो वाला टाइम पीरियड। नेक्स्ट डेवलपमेंट हुई महाजनपदास की, मतलब टेरिटोरियल किंगडम। अब तक कोई राजा महाराजा नहीं थे, अब से प्रॉपर राजा का जो रूल है वो स्टार्ट होगा। और इसमें भी 16 महाजनपदास जो थे वो इसमें डिवाइडेड थी हमारी सोसाइटी। उसमें से भी जो सबसे पावरफुल थी वो थी मगध डायनेस्टी, जिसमें डायनेस्टी से सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी आई, फिर नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और ये सब रूलर्स आए, और यहाँ से टेरिटोरियल किंगडम की स्टार्टिंग हुई। हाँ, रिलीजन वाइज देखें तो वैदिक टाइम पीरियड तो पूरा ब्राह्मणिक रिलीजन समझ लो, हिंदुइज्म पूरा जो था उससे रिलेटेड था। और उसके बाद ये जो बीच का टाइम पीरियड है या कह लो सिमिलर टाइम पीरियड महाजनपदास के साथ, दो हेटेरोडॉक्स रिलीजन भी आए थे जिसमें है ब्राह्म बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि 6th सेंचुरी में कैसे बुद्धिज्म जैनिज्म ने हमें क्या टीचिंग दी और वो सब। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे अर्ली लिथिक कल्चर या कह लो स्टोन एज से। इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये है कि एक बार पूछा गया व्हाट आर द फीचर्स ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर या फीचर्स ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर या फीचर्स ऑफ नियोलिथिक कल्चर, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट गेव राइज टू दीज कल्चर्स। तो बेसिकली क्वेश्चन किसी ना किसी एक कल्चर पे पूछा गया है। मैंने इसे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आपको दिखा दिया। अब जो भी आपसे पूछा जाए आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या है, सोसाइटी उस समय में क्या थी, इकोनॉमी वाइज क्या डेवलपमेंट हो रही थी और आर्ट एंड कल्चर में क्या डेवलपमेंट हुए। मैंने उसे इस टेबल में समराइज कर दिया है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था पैलियोलिथिक एज। अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ये भी फर्दर और
3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, अपर, मिडल और लोअर, पर आपको उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पैलेयोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। ये टाइम पीरियड था 30 लाख से 10,000 बीसी के बीच में। इसको प्री आईवीसी एरा भी कहा जा सकता है। आईवीसी इज इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो पहले का टाइम पीरियड था उसको पैलेयोलिथिक एज कहा जाता है। उत्तराखंड, भैगोर, भीमबेटका, राजस्थान, भीमबेटका इज इन महाराष्ट्र, गुजरात वाला जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये स्टार्ट हुआ था। वहीं पे सेटलमेंट और लोगों ने के बारे में हमें पता चला। सोसाइटी की बात करें तो पहले के उस समय के लोग हंटर्स और गैदरर्स थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे, केव्स वगैरह में यूजुअली रहा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते थे, वो वाला टाइम पीरियड था। इकोनॉमी वाइज देखें तो ज़्यादातर जो टूल्स थे, स्टोन एज चल रहा है, ज़्यादातर टूल्स जो थे वो स्टोन के बने हुए होते थे और इतनी फिक्स शेप नहीं थी, पर टाइम के साथ धीरे धीरे वो जो टूल्स थे वो भी और रिफाइन होते गए और पैने होते गए और ज़्यादा डेवलपमेंट होती गई। इनिशियली हैंड एक्स, चॉपर्स, नाइफ्स वगैरह डेवलप हुई। फिर आर्ट में डेवलपमेंट देखें तो उस समय जो आर्ट की हमें पिक्चर्स या ड्राइंग वगैरह मिली है वो भी लेटर ऑन, नॉट अर्ली ऑन कि 30 लाख वगैरह नहीं, 10,000 के जैसे जैसे क्लोजर आए तो हमें कुछ फिगर्स बनी हुई मिली है। यूजली स्टिक लाइक फिगर बनाते थे और इसमें हंटिंग सीन्स दिखाई दिए हैं और ये ब्लैक ऑन रेड पैटर्न या ये कह लो कि जियोग्राफिकल पैटर्न बहुत सारे बना रखे थे। इनसे हमें थोड़ा बहुत उस टाइम पीरियड का पता चलता है। नेक्स्ट आता है मेसोलिथिक एज, जिसको बोलते हैं मिडल स्टोन एज। ये टाइम पीरियड था 10 से 6000 बीसी और ये भी भीमबेटका, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान वाले एरिया में बहुत सारे ऐसे सोर्सेज मिले जिससे हमें पता चला है कि यहाँ पे मेसोलिथिक एज फैला हुआ था। ये भी लोग हंटर्स एंड गैदरर्स थे, पर इसके एंड तक आते आते फायर डिस्कवर हो गई थी। तो अब वो हंट करने के बाद उसको फायर के एशेज वगैरह मिले हैं, बोन्स मिली हैं, जिसमें हमें पता चला कि हाँ भी वो जला रखा है, उससे पता चला है। डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। डोमेस्टिकेशन का मतलब है अब वो घर बना के रहना शुरू कर दिया था, टेम्परेरी हट्स वगैरह बना के रहते थे। इस समय जो टूल्स बनते थे वो माइक्रोलिथ टूल थे। माइक्रोलिथ का मतलब है बहुत छोटे छोटे टूल्स वगैरह डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे, बने स्टोन से ही थे बट छोटे टूल्स थे, जैसे स्पेयर, ब्यो, एरोज, ये सारी। केव पेंटिंग इस टाइम पीरियड की भी मिली है। भीमबेटका केव से ही हमें इन दोनों टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। जिसमें सीन्स हैं हंटिंग के, डांसिंग के, कोई पर्टिकुलर रिचुअल है उसके भी बहुत सारे सीन्स मिले हैं हमें। और ज़्यादातर जो यूज़ करते थे आर्ट में वो चर्च स्टोन वगैरह से सील्स बनाने के लिए वो सब यूज़ करते थे। नेक्स्ट आता है न्यूलिथिक एज या न्यू स्टोन एज जिसको कहते हैं। ये 4 से 2000 बीसी ईट के टाइम पीरियड में माना जाता है। इसके रिमेन्स हमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों में मिले। इंडिया में स्पेसिफिकली देखें तो यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सारे टाइम जगहों पे बहुत ज़्यादा रिमेन्स मिले हैं। अभी सेमी नोमैडिक थे। सो सेमी नोमैडिक का मतलब है कुछ लोग तो एक जगह सेटल होकर भी रहना स्टार्ट हो गया था टेम्परेरी हट्स वगैरह में, और कुछ लोग मूव वगैरह भी करते थे। परमानेंट सेटलमेंट इसके एंड में स्टार्ट हो गया था जब ये जैसे जैसे 3000 बीसी, 2000 बीसी के टाइम पीरियड में पिट हाउसेस बना के रहा करते थे, ओवल शेप हाउसेस वगैरह बनाते थे। ये हर्डर्स तो थे ही, पर यहाँ तक एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया था इसके एंड में, तो ये फार्मर्स वगैरह भी थे धीरे धीरे। एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो क्योंकि हमें बहुत रिमेन्स मिले हैं न्यूलिथिक के। 6 रो बार्ली की वो उगाया करते थे, 6 रोज बार्ली वगैरह और बाकी वीट, राइस वगैरह। डोमेस्टिक एनिमल्स को इन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, पालना स्टार्ट किया, शीप, कैटल, गोट वगैरह। इसके अलावा इनके टूल्स टाइम के साथ साथ और पॉलिश होते गए। इनिशियली बहुत बड़े बड़े शेप के थे, फिर थोड़े छोटे शेप के आए और रिफाइंड है, फिर और पॉलिश होने लग गए। अगर पेंटिंग की बात करें तो रॉक पेंटिंग बहुत सारी मिली है, रॉक कट आर्किटेक्चर मिला है हमें, कुछ पॉटरीज वगैरह मिली है जिसमें एनिमल छपा हुआ है, कोई ह्यूमन फिगर्स है, स्टिक लाइक फिगर है, फुलर फिगर है, ताकि मेल फीमेल को डिफ्रेंशिएट किया जा सके, और भी बहुत सारे रिमेन्स मिले। एंड लास्टली चालकोलिथिक एज, जिसको प्री आईवीसी या कह लो अर्ली आईवीसी से भी ये बिलोंग करता है। जब स्टार्ट हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन उसके भी बहुत सारे रिमेन्स वो भी चालकोलिथिक एज में ही आता है। 3500 से 1000 बीसी के बीच में इसके रिमेन्स में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान बहुत सारे एरिया से मिले हैं। सोसाइटी की बात करें तो ये एक रूरल सिविलाइजेशन कह सकते हैं। इस टाइम पीरियड में रूरल एरियाज थे, वुड मड वगैरह से घर बने हुए थे। ये पेस्टोरल थे। सोशल डिफ्रेंसिएशन, अगर इकोनॉमी की बात करें तो फार्मिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी। राइस, लेग्यूम्स ये सब हम उगाने लग गए थे। लेग्यूम्स इस दिन बीन्स वगैरह हो गई थी, ये सब। स्पिनिंग डेवलप हो गई थी, वूल स्पिनिंग, हमने कॉटन स्पिनिंग स्टार्ट कर दी थी। टूल्स जो थे वो कॉपर और स्टोन्स के बनने लगे थे, ब्रॉन्ज के भी इवन। अगर पॉटरी की बात करें तो स्पेसिफिकली डेवलप हुई थी पॉटरी बहुत ज़्यादा। ब्लैक ऑन रेड पे, मतलब ब्लैक बैकग्राउंड पे रेड कलर से कुछ ड्राइंग्स बनाए रखी थी, और पॉटरीज पे वही कलर क्या करते थे, अलग अलग डिज़ाइन होता था पॉटरीज पे। जैसे एनिमल्स वगैरह को ज़्यादातर मेजेस्टिक बहुत बड़ा दिखाते थे, ह्यूमंस को बहुत ही रियलिस्टिक बनाना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें बैटल सीन्स बनने लगे थे। जो पेंटिंग्स है वो कोई स्टोरी डिपिक्ट कर रही थी। धीरे धीरे ये सारी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई। तो मेनली इनमें से कोई एक इंडिविजुअली पूछा जा सकता है या फिर दोनों, दो पूछे जा सकते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पैलेलिथिक में सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, आर्ट वगैरह कैसी थी, और इसको फर्दर और एक्सप्लेन कर सकते हो।
इसके अलावा एक 5 मार्क्स में जो शॉर्ट नोट में पूछा गया वो है मेगालिथ्स के बारे में, कि मेगालिथ्स पे शॉर्ट नोट्स लिखो। तो मेगालिथ्स होते थे बड़े बड़े स्टोन बरियल स्ट्रक्चर। बरियल होता है कि जब दफनाया जाता है किसी को की डेथ के बाद, तो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं बरियल स्ट्रक्चर, उसको मेगालिथ्स बोला करते थे। और जो कि डेड की ग्रेव्स वगैरह उसके ऊपर इरेक्ट किया जाता था। यूजली ये साउथ इंडिया में है, आयरन एज के टाइम पे, वैदिक सिविलाइजेशन जब नॉर्थ इंडिया में चल रहा था उस टाइम पीरियड की बात है ये। और इससे हमें आयरन एज कल्चर के बारे में एक नए नए एविडेंस मिले हैं कि उस समय के लोग क्या सोशल बिलीव करते थे, कितनी टेक एडवांसमेंट थी, कितने डेवलपमेंट हो रही थी। इससे हम उस समय की लाइफ के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं और रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मेगालिथ्स पे ये शॉर्ट नोट पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा मेंशन कर दिया। आप चाहे तो इसे और डेवलप कर सकते हैं और आयरन कल्चर के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सबसे पहली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड कुछ 3000 से 1500 BCE के टाइम पीरियड के बीच में था। ये वो पहली सेटलमेंट थी जो स्टैब्लिश हुई। अगर हम इसके जोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें, क्योंकि ये सेपरेट क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे, इसके सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जोग्राफिकल एक्सटेंट, सोसाइटी, पॉलिटी, सब पे इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आया है या लाइक कंबाइंड एक दो फीचर, तो ये हमें सब कुछ पढ़ना है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट पूछे तो इसका टोटल एरिया जो इसके अंडर आता है वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, इवन थोड़ा सा अफगानिस्तान का एरिया भी आता है, जो इंडस सरस्वती रीजन था उसके आसपास के एरिया में ये फैला हुआ है। ये मैप में आप देख सकते हैं, इंडस सरस्वती रीजन, जो भी इंडस और उसके आसपास की ट्रिब्यूटरीज है, सरस्वती जो ये राजस्थान गुजरात से होके जा रही है ये। अगर हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी का मतलब है कि उस समय रूल कौन करता था, एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता था पूरे सिविलाइजेशन का। तो ऐसा मानते हैं, कोई किंग या क्वीन का कोई हमें एविडेंस नहीं मिला है, पर ऐसा कहते हैं कि शायद प्रीस्ट किंग रहा होगा, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जितने भी मर्चेंट्स वगैरह थे या मनी लेंडर्स थे, कुछ जो भी रिच बेसिकली जो थे, उनका ग्रुप जो था वो रूल करता होगा, ऐसा कहा जाता है। और इसका रीज़न इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी कोई तो होगी, पूरा सेंट्रल टाउन प्लानिंग देख के, और इसके बाकी फीचर्स ऐसे सिंबलाइज करते हैं कि कोई तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा उस टाइम पीरियड में। अगर बात करें ट्विन कैपिटल, तो कहा जाता है कि दो कैपिटल थी इसकी, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, जो कि अब पाकिस्तान में आती है कंपैरेटिवली। हियर इट इज मोहनजोदड़ो, और ये रही हड़प्पा। ये मेन सेंटर थे और यहाँ पे डेवलपमेंट भी सबसे ज़्यादा ही यहीं पे थी। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं टाउन प्लानिंग की, कि टाउन प्लानिंग कितनी डेवलप हो रखी थी। तो टाउन बेसिकली हुआ ये था कि टाउन दो पार्ट में डिवाइडेड था। जो लोअर पार्ट होता था वहाँ पे नॉर्मल जो कॉमन लोग रहते थे, ये वो पार्ट था जहाँ पे कॉमन लोगों के घर वगैरह थे। सिटाडेल थोड़ा सा अपर पार्ट में बना हुआ था, ये थोड़ा प्लेटफॉर्म पे बना हुआ एरिया था। यहाँ पे हॉल्स वगैरह थे जहाँ पे मीटिंग्स हो, कोई स्पेसिफिक ओकेजन्स वगैरह हो, या कहा जाता है कि जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स थे, मर्चेंट्स वगैरह थे, उनके घर वगैरह जो थे वो सिटाडेल में थे। और जो ये कॉमन लोगों के हाउस थे उसमें भी बहुत ही स्ट्रक्चर सेम था ऑलमोस्ट सबका, या तो 1 और 2 स्टोरी हाउसेस थे जो बर्न्ड ब्रिक से बनाए गए थे। सबके घरों में ऐसे बीच में एक सेंट्रल कोर्ट यार्ड होता था, यहाँ पे मान लो रूम्स वगैरह है, बीच में एक सेंट्रल कोर्ट यार्ड है, यहाँ पे एक कुआं होता था यूजुअली। और सबके घरों के जो दरवाजे थे वो बाहर की तरफ खुलते हैं, और यहाँ से एक ड्रेनेज सिस्टम था एक प्रॉपर, और इंटरलॉकिंग पैटर्न की अरेंज कर रखी थी सारे ब्रिक्स वगैरह, मतलब जिसमें सीमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस इंटरलॉकिंग पैटर्न अरेंज हो रखी थी और उस हिसाब से थे। सारी स्ट्रीट्स जो थी 90 डिग्री कट करती थी। ड्रेनेज सिस्टम बहुत डेवलप था, फोर्टिफिकेशन हो रखा था। तो इन कुछ बेसिक फीचर से हमें पता चलता है कि हाँ भाई, किसी ने तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा था, पूरा टाउन सोच समझ के प्लान करके बनाया गया था। नेक्स्ट आता है उस समय की सोशल लाइफ कैसी थी। तो सोसाइटी में इतना डिफरेंस वगैरह नहीं था, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, रिलीजन वाइज कुछ नहीं था, रीजनल वेरिएशन नहीं था, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। इवन जेंडर सिस्टम भी इतना ज़्यादा अपोजिट नहीं था, सब सारे काम वगैरह करते थे। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो वुमेन के लिए बहुत बेकार था। नेक्स्ट, इकोनॉमी की बात करें तो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर ही उनका मेन काम था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसी टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा हुई। वो डबल क्रॉपिंग मेथड यूज़ करते थे, मतलब साल में समझ लो 2 क्रॉप्स उगाना, व्हीट, बार्ले, और जितना भी एक्स्ट्रा बच जाता था, प्रोड्यूस होता था, उसको वो ग्रेनरीज बहुत सारी हमें मिल रही है, समझ लो वेयर हाउस, जहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा सरप्लस है वो स्टोर करके रखते थे। मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा हमें ग्रेनरीज मिली है, सबसे बड़ी बड़ी। और इसके अलावा वूल स्पिनिंग भी किया करते थे, वूल और कॉटन स्पिनिंग। इसके अलावा पेस्टोरलिस्ट भी थे, शीप, गोट, कैटल, इन सबको पालते थे।
क्राफ्ट डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ। मेटलर्जी का मतलब है मेटल्स की वेट्स एंड मेजर्स, और टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हुई इस टाइम पीरियड पे। ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छा था, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। हम बाहर जो बाकी सिविलाइजेशन थी जैसे मेसोपोटामिया, सुमेरियन, उनसे इंपोर्ट करते थे गोल्ड, जेड, सिल्वर। एक्सपोर्ट में हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कॉटन, पॉटरी, ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे। तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिकली वाइबल थे और डेवलपमेंट हो रखी थी। नेक्स्ट अगर रिलीजन वाइज देखें तो हमें कोई मंदिर वंदिर नहीं मिले हैं, तो हम ये मानते हैं कि उनका कोई ऐसा सच रिलीजन नहीं होगा। बट गॉड के तौर पे देखें तो हमें एक मदर लाइक फिगर मिली है, तो हम ये मानते हैं कि वो नेचर को या मदर गॉडेस को की पूजा क्या करते होंगे। और पशुपति की हम इसलिए कहते हैं कि हमें बहुत सारी ऐसी सील्स मिली है जिसपे एनिमल फिगर बनी हुई है, जो ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि भाई पशुपति या जो जिसे एनिमल का गॉड कहते हैं उनको मानते होंगे। इसके अलावा पीपल ट्री वगैरह की पूजा करते थे, उन सब के थोड़े से सिंबल मिले हैं, पर ओवरऑल रिलीजन कोई नहीं था स्पेसिफिकली। आर्ट की बात करें तो बहुत सारी फिगर्स वगैरह मिली है, जैसे ब्रॉन्ज का स्टैचू मिला है, टेराकोटा से मिले बहुत सारे टॉयज वगैरह मिले हैं, स्टोन से बने हुए स्कल्पचर मिले हैं। पॉटरी बहुत ज़्यादा और रिफाइंड हो गई पहले के समय से, और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। ऑचरी रेड कलर की पॉटरी बहुत ज़्यादा मिली है। व्हील मेड पॉटरी, सील्स वगैरह मिली है जो ट्रेड में एज एन बार्टर सिस्टम के एक्सचेंज में जैसे होता है, और ये स्टेटाइट स्टोन से बनी होती थी, और एक साइड एनिमल फिगर समथिंग बना हुआ हमें ऐसी मिली है। ऑर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा मिले हैं इस टाइम पीरियड से, जिससे पता चलता है कि भाई ज्वेलरी वगैरह, ज्वेलरी मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट रहा हुआ इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिक्लाइन और सिग्निफिकेंस, अगर इतना डेवलप हो रखा था, जोग्राफिकल एक्सटेंट अच्छा है, टाउन प्लानिंग अच्छी है, तो फिर क्या रीज़न थे कि ये डिक्लाइन हुआ और इसके बाद नेक्स्ट वैदिक सिविलाइजेशन आया। तो एक्चुअली इसके लिए मिक्स्ड व्यूज़ हैं हिस्टोरियंस के। डिक्लाइन के कुछ तो लोग कहते हैं कि एक तो नेचुरल कैलेमिटी आ गई। नेचुरल कैलेमिटी का मतलब है इन्वायरमेंट में चेंजेस शुरू हो गए, या तो ड्रॉट आ गया, कुछ लोग कहते हैं कि फ्लड आ गया, सरस्वती रिवर सूख गई जिसकी वजह से आसपास के एरिया के लोगों को पानी नहीं मिला, तो एग्रीकल्चर में डिक्रीज आ गया। कुछ ये भी कहते हैं कि ये इवॉल्व नहीं कर पाए, एक सुसाइडल थ्योरी करके नाम है, उसमें कहते हैं कि ये टाइम के साथ इवॉल्व नहीं कर पाए इसलिए डिक्लाइन हो गया। कुछ ये भी कहते हैं डी जनरेशन थ्योरी। डी जनरेशन थ्योरी का मतलब है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई और प्रोडक्शन एग्रीकल्चर वगैरह का इतना ज़्यादा नहीं था कि वो सस्टेन कर पाए, तो वो भी एक रीज़न है। एक रीज़न लोग इन्वेजन थ्योरी को भी देते हैं कि जो आर्यंस थे वैदिक सिविलाइजेशन के, उन्होंने इन्वेड कर लिया और उन्होंने मार दिया और इसी वजह से ख़त्म हो गए, कुछ लोग मूव आउट कर गए। तो ये कुछ बेसिक रीज़न है जो डिक्लाइनिंग के लिए दिए जाते हैं। सिग्निफिकेंस देखें तो इसका सिग्निफिकेंस ये था, एक तो इसने टाउन प्लानिंग, टाउन स्ट्रक्चर का जो पूरा सिस्टम है था वो बहुत डेवलप हो रखा था। इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे मेटलर्जी वर्क्स या आर्टिस्ट्री, जितनी भी पॉटरी वगैरह हमें मिली है इससे हमें पता चलता है कि आर्टिस्ट्री वर्क कितना डेवलप हो रखा था। इसके अलावा हमें ये अ, बहुत सारे रिमेन्स वगैरह मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि भाई इस टाइम पीरियड में ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे हम बाकी सिविलाइजेशन के साथ करते थे, तो ये उसका सिग्निफिकेंस है। इससे हम बेसिकली डिराइव कर सकते हैं आगे आने वाली जो भी सिविलाइजेशन है उससे ये रिलेटेड कैसे है और कैसे इसकी वजह से आगे डेवलपमेंट हुई, क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स आगे आने वाली सिविलाइजेशन ने भी समझ लो कैरी फॉरवर्ड किए या कॉपी वगैरह किए, तो उससे हमें पता चलता है कि भाई ये कितनी ज़रूरी थी। तो ये था ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन पे एक स्लाइड। अगर आप इसको ही थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली इसमें से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएँगे। एक शॉर्ट नोट में और एक कंप्लीट 13 मार्क्स का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। तो ये एक इंडिविजुअली आप सारे पॉइंट याद रखिएगा कि इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कितना था। सबसे इंपॉर्टेंट है 2 चीज़, एक तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट और एक है टाउन प्लानिंग। ये तो डेफिनेटली पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा तो टाउन प्लानिंग ही पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। कहा जाता है कि आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से मूव करने स्टार्ट हो गए थे साउथ की तरफ, मतलब इंडिया की तरफ, और वो ही इंडिया में आए थे और उन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट किया। वैदिक सिविलाइजेशन की अगर स्टार्टिंग की बात करें तो हमें कहाँ से इसके बारे में पता चलता है कि वैदिक सिविलाइजेशन था, तो इसमें ज़्यादातर आर्कोलॉजिकल नहीं पर लिटरेरी सोर्सेज बहुत सारे मिले हैं। उसको और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं श्रुति और स्मृति टेक्स्ट वगैरह में, जिसमें सारे ये एपिक्स और पुराण, वेद, उपनिषद, ये सारी चीज़ें आ गई जिससे हमें पता चला कि भाई अच्छा ये कोई टाइम पीरियड था जिसमें रहा होगा। लेकिन ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इससे ज़्यादा डेवलप्ड थी।
उसमें ज़्यादा टाउन प्लानिंग थी जितनी इसमें नहीं थी। आयरन यहाँ पे मिला है तो हम इसको आयरन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कि आयरन एज भी कहा जाता है, कि आयरन एज में ये थी जब मेगालिथिक साउथ इंडिया में डेवलप हो रहा था। अगर इसको हम डिवाइड करें तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में लोग यूजुअली इसे डिवाइड करते हैं। जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड था 1500 से 100 बीसी, उस 1000 बीसी, तब उसको कहते हैं अर्ली वैदिक। ये सप्त सिंधु रीजन, सप्त सिंधु इज इंडस रिवर बेसिकली, और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ईस्टर्न पंजाब वाली साइड, वहाँ पे ये डेवलप हुआ था। वहीं लेटर वैदिक की बात करें तो धीरे धीरे समझ लो ईस्टवर्ड शिफ्ट हो गया 1600 बीसी के टाइम पे नॉर्दर्न रीजन में, गंगा और उसके आसपास के एरिया जिसको आर्यवर्त भी बोला जाता है उस वाले एरियाज में। पॉलिटी की बात करें तो ट्राइबल असेंबलीज वगैरह थी, ट्राइबल एरियाज था, सभा समिति यही रूल किया करते थे। और लेकिन जैसे जैसे और एंड की तरफ बढ़ते गए लेटर वैदिक में तो धीरे धीरे किंगशिप डेवलपमेंट हुई, मोनार्की सिस्टम आया, राष्ट्र डेवलप हुए। इकोनॉमी की बात करें तो पेस्टोरल इकोनॉमी थी, रूरल एरियाज है तो ये ज़्यादातर गाय भैंस शीप्स वगैरह इन्हीं को पालते थे और वही बेसिक सोर्स था। इसके अलावा टैक्सेशन सिस्टम एक तरीके से स्टार्ट हो गया था। इनिशियली तो वॉलंटरी था जिसको बाली कहा करते थे, कि वॉलंटरी गिफ्ट वगैरह देना है राजा या उसको सभा वगैरह को। अगर पेंटिंग की बात करें तो पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरीज वगैरह इस टाइम पे बहुत डेवलप हुई, वूल स्पिनिंग और डेवलप हुई, इसी से ट्रेड एंड कॉमर्स वो किया करते थे। लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर और डेवलप हुआ तो टैक्सेशन थोड़ा रेगुलर हो गया, भाग दुख कहते थे टैक्स कलेक्टर को, और ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कॉइन्स वगैरह डेवलप होनी स्टार्ट हुई, आयरन से बनी हुई, कॉपर से बनी हुई, तो इस टाइम पीरियड में ये है। रिलीजन वाइज देखे तो ये इनिशियली नेचर को की पूजा करते थे, रिचुअल्स बहुत सिंपल थे, बेसिक जो आइडल्स वगैरह है इतने कुछ मिले नहीं है, टेम्पल्स वगैरह कुछ नहीं मिले हैं। इंद्र अग्नि और वरुण ये जो गॉड है इन्हीं की पूजा करते थे। लेकिन लेटर वैदिक टाइम में बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिचुअल हो गए, प्रजापति ब्रह्मा विष्णु इन सब की पूजा थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई, ब्राह्मण्स बहुत सुप्रीम पोजीशन पे आ गए, सेक्रीफाइसेस या जिसको यज्ञ बोलते हैं वो बहुत कॉमन हो गए, राजा महाराजा लोग बहुत अलग अलग यज्ञ कराते थे। हाँ, सोसाइटी की बात करें तो इनिशियली पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन वुमेन के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, विडो रीमैरिज बहुत ही कॉमन चीज़ थी। सोसाइटी में वर्ण सिस्टम था, ये जिसको हम कास्ट सिस्टम बोलते हैं, वो डिवाइडेड था वर्क के बेसिस पे, कोई परमानेंट रेसिडेंट इस टाइम पे नहीं था, रूरल एरिया था क्योंकि। लेकिन लेटर ऑन वन सिस्टम वर्क से कास्ट के बर्थ के बेसिस पे होने लगा, गोत्र और जाति सिस्टम वगैरह आ गया। इसके साथ साथ परमानेंट रेसिडेंट रहने लग गए, वुमेन की जो वैल्यूज थी वो बहुत ही कम होनी स्टार्ट हो गई, पैट्रियार्कल थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो गया इस टाइम पीरियड पे, और ब्राह्मण की सुप्रीमेसी से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि यज्ञ वगैरह करने के लिए ब्राह्मण से की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वगैरह थी। हिंदुइज्म बेसिकली कहते हैं बहुत डेवलप हो गया था। इस मैप में आपकी जो सारा एरिया देख रहे हैं इनिशियली यहाँ पे इंडस वाले एरियाज में और लेटर वैदिक में गंगा वाले पूरा एरिया यहाँ तक फैला हुआ था, पूरा वैदिक सिविलाइजेशन। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, मेन क्वेश्चन तो यही है कि वैदिक सिविलाइजेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, यही पूछा गया है। फर्स्टली वैदिक लिटरेचर, इस टाइम पीरियड से हमें लिटरेटरी सोर्सेज ज़्यादा मिले हैं, कि उपनिषद जो है वो पहला एफर्ट है एक्सप्लेन करने की जितना भी वर्ल्ड में कोई चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, उसको हमने पहली बार अटेम्प्ट किया कि हम एक ही बुक में एक ही टीचिंग में बता सके कि पूरा वर्ल्ड किस हिसाब से है। यहाँ से कहा जाता है इंडियन सिविलाइजेशन जो ओवरऑल है वो डेवलप होना स्टार्ट हुई। रिचुअल और सेक्रीफाइसेस जैसे लघु यज्ञ 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 रॉयल सेक्रीफाइसेस और अलग अलग रिचुअल्स और यज्ञ और बाकी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हुई। धीरे धीरे लोगों ने नेचर को छोड़ के मूर्ति का पूजना शुरू किया, मंदिर बनने स्टार्ट हुए, गॉड्स की इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, स्पेशली शिव विष्णु और ब्रह्मा ये तीन जो मेन गॉड थे इनकी डेवलपमेंट वगैरह हुई। तो ये सिग्निफिकेंस है वैदिक सिविलाइजेशन का। ये बेसिकली समझ लो कि हिंदुइज्म को अगर समझना है तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है। नेक्स्ट अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, अब क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इससे पहले था वैदिक सिविलाइजेशन जिसमें ब्राह्मणिज्म या ये कह लो हिंदुइज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, तो इसके रिस्पॉन्स में अब उसमें ये था कि कास्ट सिस्टम बहुत डेवलप हो गया था और लोगों के पास कुछ था नहीं, अनटचेबिलिटी बहुत कॉमन हो गई थी, तो उसके रिस्पॉन्स में आया था बुद्धिज्म और जैनिज्म 6th सेंचुरी में ही, हेटेरोडॉक्स रिलीजन 2। इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या रीज़न है कि भाई बुद्धिज्म जैनिज्म 6th सेंचुरी में डेवलप हुए, या फिर क्वेश्चन पूछते हैं मेन टीचिंग इन दोनों की, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो उनके राइज बताओ या तो मेन टीचिंग बताओ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल
सबसे पहले बेसिक रीजन पढ़ लेते हैं कि क्यों हुआ बुद्धिज्म जैनिज्म आए ही क्यों। सबसे पहला रिलीजियस कॉज तो ये थे कि वैदिक रिचुअल बहुत कॉम्प्लेक्स थे, सब फॉलो नहीं कर सकते थे। ब्राह्मण का जो डोमिनेंस थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ज़्यादातर जो उपनिषद वगैरह वो संस्कृत में थे और वो कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी नहीं, तो वो समझ भी नहीं पाते थे। तो ब्राह्मण की बहुत ज़्यादा पोजीशन सुप्रीम हो गई। लिबर्टी पे बहुत कंट्रोल किया जाता था, क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत बेटर समझ लो और ज़्यादा इनसाइड सोसाइटी डेवलप हो चुका था। संस्कृत मेन एज अ लैंग्वेज डेवलप हो रही थी। कास्ट सोशल कॉज, कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड है, चारों कास्ट बर्थ पे बेस्ड है और आप चाहो तो भी अपनी कास्ट से बाहर नहीं जा सकते या इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती कुछ भी। इकोनॉमिक कॉज ये था कि धीरे धीरे जब ट्रेड बढ़ा, व्यापार बढ़ा, तो जो वैश्यज है, तो अगर चारों वो पता हो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार ये कास्ट थी उस समय में। क्षत्रिय वगैरह में सोल्जर्स वगैरह, ब्राह्मण तो आप जानती है प्रीस्ट वगैरह, वैश्य वगैरह में आगे सारे व्यापारी मर्चेंट्स वगैरह जो ट्रेड करते हैं, और शूद्र में जो ये नॉर्मल आर्टिजन्स एग्रीकल्चर वर्कर्स थे वो सब आ गए। तो जब ट्रेड बढ़ा तो वैश्यस की जो पोजीशन थी वो धीरे धीरे इंप्रूव हुई, तो वो चाहते थे कि सोसाइटी में भी उनकी पोजीशन बढ़े, लेकिन वर्ण सिस्टम इतना रिजिड था कास्ट सिस्टम की उन्हें अलाउ नहीं किया कि उनकी पोजीशन बढ़े। तो ओवरऑल वो ढूंढने लगे कि भाई किस हिसाब से अपनी सोशल कंडीशन इंप्रूवमेंट हो। तब बेसिकली बुद्धिज्म जैनिज्म वगैरह आया और धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि हाँ भी और सिंप्लीफाई हो सकता है, तब लोगों ने बुद्धिज्म जैनिज्म को फॉलो करना स्टार्ट हुआ। अब इनकी मेन टीचिंग्स देख लेते हैं जो मेनली पूछी गई है। पहले बुद्धिज्म देख लेते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पीरियड में ही है, 600 BC के आसपास ही। बुद्धिज्म जो रिलीजन है ओवरऑल उसको स्टार्ट किया था गौतम बुद्ध ने, और गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग मेन एम जो था बुद्धिज्म का वो है निर्वाणा, मतलब सुप्रीम नॉलेज। वहीं जैनिज्म में को स्टार्ट किया था वर्धमान महावीर ने, और इसमें कहते थे मेन एम है केवल्य, मतलब दोनों का सेम ही है। निर्वाणा और केवल्य का दोनों का मेन एम है सुप्रीम नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज, ज्ञान या मोक्ष बेसिकली जो हमें चाहिए। बुद्धिज्म ने दिए 4 नोबल ट्रुथ, ये रिलेटेड या आर्य सत्य जिसको बोलते हैं, ये रिलेटेड थे हमारी सफरिंग से रिलेटेड, कि भाई हमारी सफरिंग क्या है, क्यों होती है, हम इससे का सोल्यूशन क्या है। उन सब में इस 4 नोबल ट्रुथ में उसने हमें बताया। 8 फोल्ड पाथ, मिडल फोल्ड पाथ, ये सोल्यूशन के 2 तरीके उसने बताए थे। 8 फोल्ड पाथ में उसने बताया कि राइट नॉलेज, राइट फेथ वगैरह होनी चाहिए। मिडल पाथ में उसने कहा ना तो ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जियो, ना तो बिल्कुल ही बुरी वाली कंडीशन में जियो, लाइक मिडल रास्ता अपनाओ। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें जो ये दोनों ही प्रमोट करते थे एक्चुअली, अहिंसा, इक्वालिटी, कास्ट सिस्टम के दोनों ही अगेंस्ट थे, कर्मा में बहुत बिलीव करते थे। बुद्धिज्म में भगवान के बारे में कहीं नहीं मेंशन, कोई रिचुअल नहीं था। असेटिज्म पे ये बहुत देते थे। असेटिज्म का मतलब होता है ये जो घर, हमें अपना घर छोड़ के नेचर में टाइम बिताना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, वो सब असेटिज्म होता है। जैनिज्म में वही त्रिरत्न थे, कहते थे 3 बेसिक सच्चे, बेसिकली राइट फेथ, नॉलेज और कंडक्ट बहुत ज़रूरी है अगर आप केवल्य अचीव करना चाहते हैं तो। इसमें 5 बेसिक वॉर्स जो थे, अहिंसा, सत्य मतलब ट्रुथ, अस्तेय का मतलब है स्टील नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह का मतलब है किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी। ये 5 बेसिक वॉल्स है, जैसे इसमें 4 नोबल ट्रुथ थे, इसमें 5 वॉल्स है जिसको प्रमोट किया गया, और बाकी सेम है, इक्वालिटी, कर्मा, भगवान में ये भी नहीं मानते थे, असेटिज्म में ये भी मानते थे, तो ये बेसिक टीचिंग है। तो जब क्वेश्चन टीचिंग पे पूछा जाए तो आपको ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है इनको फर्दर। नेक्स्ट है कि क्यों ज़रूरी था बुद्धिज्म जैनिज्म। एक तो इनका रिलीजन बहुत ही सिंपल था, कोई भी फॉलो कर सकता था, कोई लिमिट नहीं थी कि कास्ट सिस्टम यही वाले कास्ट फॉलो करेगी या ये, तो इसलिए लोगों ने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया। कॉमन लोगों में ये बहुत कॉमन हुआ, रीज़न क्योंकि ये संस्कृत में नहीं था, ये पाली और प्राकृत लैंग्वेज में बहुत, जो कि नॉर्मल लोगों की लैंग्वेज होती थी, उसमें डेवलप हुआ, इसलिए लोगों ने इसे फॉलो करना शुरू किया। ब्राह्मणिज्म की ये डायरेक्ट अपोज करता था कि भाई भगवान वगैरह कोई नहीं है और कास्ट सिस्टम को इतना रिजिड मत बनाओ, इसलिए भी लोगों ने इसे सपोर्ट किया। इसने बहुत सारे लिटरेचर और आर्ट को डेवलप होने में हेल्प की, बहुत सारी बुक्स वगैरह हैं जो बुद्धिज्म जैनिज्म रिलेटेड है। फिर हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स और पिलर्स वगैरह मिले जो अशोक ने बनाई बाद में बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं इसने लिटरेचर और आर्ट में भी कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है महाजनपदास। 6th सेंचुरी में ही जब ये बुद्धिज्म जैनिज्म डेवलप हो रहे थे उसी टाइम पीरियड में महाजनपदास भी ग्रो हुए। इसका एक ही क्वेश्चन है, एक ही तरीके से पूछा जाता है, विच इज अकाउंट फॉर द राइज ऑफ महाजनपदास इन 6th सेंचुरी। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले महाजनपदास होता क्या है। महाजनपदा थी बड़ी बड़ी टेरिटोरियल स्टेट
जो नॉर्थ इंडिया में उस समय इमर्ज हुई थी। टेरिटोरियल स्टेट मतलब अलग अलग रूलर्स के अंडर अलग अलग एरिया जो बहुत डेवलप हुए वो। इसमें टोटल हमें उस टाइम पीरियड में 16 महाजनपदास के बारे में पता चला, जिसमें से 6 तो मोनार्की थी, रूलर्स के अंडर थे, और 10 जो थे वो इज लाइक एज अ कम्युनिटी बेस्ड थे या कम्युनिटी रूल्ड एरियाज वगैरह थे वो। ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें सारे हैं, जैसे गांधार हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, मत्स्य, सुरसेना, वत्स, काशी, मगध, सेदी, अवंती, ये सारी हो गई। इसमें से भी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मगध, क्योंकि अल्टीमेटली जो लड़ाई हुई और बाकी सब हुए तो ये मगध जो था वो अकेला विक्टोरियस था, ये अकेला था जो सरवाइव कर पाया और जो आगे फर्दर डेवलप्ड हुआ। अब एक बेसिक कॉमन चीज थी कि ये सारे गैंगेटिक प्लेन में इमर्ज हुए थे महाजनपदास, ये आपको दिख ही रहा होगा। ये सारा गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी वाला एरिया है, यहाँ पे डेवलपमेंट हुई। गंगेटिक प्लेन में ही क्यों डेवलपमेंट हुई? क्योंकि ये फर्टाइल था, यहाँ पे फ्लैट प्लेन एरिया था, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से डेवलप हुआ, पानी की कोई कमी नहीं थी, इकोलॉजी बहुत फेवरेबल थी, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिक कॉज कि ये 16 महाजनपद इमर्ज हुए, एक तो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हुआ, जब इकोनॉमी बढ़ने लगी, जैसे हमने पिछले वैदिक सिविलाइजेशन और उसके बाद देखा, इकोनॉमी डेवलप हुई तो शहर बसने शुरू हुए, लोग अलग अलग जगह से लोगों ने आके रहना स्टार्ट किया, तो अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। दूसरा, अब धीरे धीरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, उसका सरप्लस वगैरह स्टोर करने लगे। आयरन टेक्नोलॉजी ने और फर्दर डेवलपमेंट लाई इरिगेशन फैसिलिटीज़ में, व्हील मेकिंग में, और अलग अलग मेटल वर्क्स वगैरह में। ट्रेड एंड कॉमर्स और डेवलप हुआ, और ट्राइबल असेंबली जो इससे पहले तक रूल करी थी उनका डिक्लाइन होता गया, और अब रूलर बेसिकली ज़्यादा रूल करने लगे। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से। कॉमन फीचर जो ऑलमोस्ट इन सारी महाजनपदास में था वो ये था कि इसमें अब एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आया, कि अब एक राजा होगा जो रूल करेगा पूरे एरिया पे, उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल होगा, पूरा दरबार सेटअप होगा, अलग अलग लोग होंगे अलग अलग चीज़ों के लिए, रिवेन्यू मिनिस्टर और ये सब होंगे। और जो किंगशिप होगी वो हेरिडिटरी होगी, कि राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा, पूरा सिस्टमेटिक स्टार्ट हुआ। टैक्सेशन इनिशियली जो पहले बाली था कि जो वॉलेंट्री वगैरह था, अब वो पर्टिकुलर हो गया कि आपको देना ही पड़ेगा, फिक्स बेसिकली समझ लो। कि बाली लगता था जितना भी लैंड कल्टीवेट किया मान लो उसका 1/6 हिस्सा तुम्हें देना पड़ेगा, भाग हो गया। सोसाइटी में वर्ण बेस्ड सिस्टम अब बहुत ज़्यादा और इस्टेब्लिश हो गया, कास्ट बेस्ड जो कि हमारे जन्म के बेस पे था। सोशल कैटेगरी एक नई आई, अब तक तो 4 बेस थे कि ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, लेकिन अब शूद्र से भी नीचे एक आ गई अनटचेबल कैटेगरीज बेसिकली, जिसके साथ और ज़्यादा भेदभाव वगैरह यहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसके लिए बाद में बी आर अम्बेडकर वगैरह ने लड़ाई वगैरह लड़ी। रिलीजन वाइज देखे तो बुद्धिज्म जैनिज्म इसी टाइम पीरियड में डेवलपमेंट हुआ, तो हम कह सकते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म आया, और उसके बाद एक नई पूरा रिलीजन बन गया श्रामणिक वगैरह। श्रामणिक में समझ लो हिंदुइज्म तो था ही, पर इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो ये मानते थे कि भाई हमें अपना घर छोड़ के जंगलों वगैरह में मेडिटेशन वगैरह करनी चाहिए, साधु वगैरह जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया इस टाइम पीरियड में। इन सब में इस 16 महाजनपदास में मैंने पहले ही बताया कि सबसे पावरफुल जो बनी वो थी मगध, जिसने अपने आसपास के जो बाकी रूलर्स थे उनको हरा के आसपास के एरिया पे कब्जा किया। ये डेवलपमेंट हुई थी साउथ गंगा में। अब ऐसा क्या था मगध में स्पेशली कि यही सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ, यही जो है इमर्ज हुआ विक्टोरियस। एक तो यहाँ पे आयरन की अवेलेबिलिटी थी, एग्रीकल्चर लैंड था तो फर्टिलिटी ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से कह सकते हैं कि खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत ही एम्बिशियस थे, बहुत पावरफुल थे, तो उन्होंने अपने जो भी कंपेटिटर्स था उनको हरा दिया। एलिफेंट इन पहली बार आर्मी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किए और डिसिप्लिन आर्मी स्टार्ट हुई। तो ये कुछ रीजन थे कि क्यों मगध ही विक्टोरियस रही, क्यों बाकी कोई और स्टेट इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अगर मगध की बात करें तो मगध में सबसे पहले रूल जो स्टैब्लिश किया था वो था हरियंक डायनेस्टी। बिंबिसार करके एक रूलर था, उसने स्टार्ट किया हरियंक डायनेस्टी 444 से 400 बीसी में। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट दो मेन डायनेस्टी मानते हैं वो है नंदा डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य आया उसके बाद अशोक आया, जिसमें तो पूरा सिस्टम पूरा डेवलप हुआ। मौर्यन एम्पायर को सबसे जेनिथ पे पहुंचाने वाला अशोक ही था, और इसके बाद और फर्दर डेवलपमेंट वगैरह हुई, लेकिन 185 बीसी में ये ख़त्म हो गया। और इसके बाद बाकी डायनेस्टी और सोर डायनेस्टी वगैरह स्टार्ट हुई।
तो वो हमें फर्दर पढ़ना भी नहीं है क्योंकि हमें 300 BC तक पढ़ना है। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ मौर्यन डायनेस्टी वगैरह आ गई थी और इसी टाइम पीरियड में एक्चुअली इनके बीच में अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी हुआ था। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, बट स्टिल तो आपको मेन जो पता होना चाहिए वो ये है कि 6th सेंचुरी में महाजनपदास इमर्ज हुए थे। महाजनपदास होता क्या है और क्या रीजन थे कि ये इमर्ज हुए, और बेसिक फीचर आपको बस ये 3 चीजें पढ़नी है, बेसिक फीचर और कॉजेज, इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए। कोई सजेशंस देना चाहते हो कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कि किस पे वीडियो बनाओ तो वो भी सजेस्ट कीजिए। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।